हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 जिसमें हम अभी सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी क्योंकि हम 6th और 7th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने किए हैं भूगोल को कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आपको सीटेट और एचटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या फिर एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एगर का मतलब है मृदा और कल्चर है कृषि करना। तो एग्रीकल्चर मतलब मृदा पर यानी कि मिट्टी पर कृषि करना। हम जो भी किसान उगाते हैं या हम लोग जो भी मिट्टी में उगाते हैं उसे कृषि करना कहते हैं। और ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, ये लैटिन भाषा के शब्दों से निकला है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें उगाना, सब्जियां, फूलों को उगाना व पशुधन पालना इसमें शामिल है। कहने का अभिप्राय क्या है कि फसलों को उगाना, सब्जियां या फूलों को उगाना ये एक प्राथमिक क्रिया है। इसी के साथ साथ पशुओं को पालना, पशुधन पालन और मत्स्य पालन, इसी तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो प्राथमिक क्रिया में आते हैं। एग्रीकल्चर का अभिप्राय होता है कृषि करना, सेरीकल्चर होता है रेशम पालन, पीसीकल्चर का मतलब है मत्स्य पालन यानी मछली पालना, विटीकल्चर का मतलब है द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कहते हैं अंगूरों को, अंगूरों की खेती करना विटीकल्चर, और हॉर्टिकल्चर का मतलब है उद्यान कृषि। जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमें खेतों में कृषि करनी है या कोई फसलें उगानी है तो उसमें हम रासायनिक खादों यानी कि फर्टिलाइजर्स जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। तो ये हमारे पास होते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के आगे दो भाग हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। इसी तरह से वाणिज्यिक कृषि के भी आगे भाग है, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, अनाज कृषि। अब पूछा ये जा सकता है कि रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है या किस में इसको कैटेगराइज किया गया है? ये आती है वाणिज्यिक कृषि के बीच में। अब हमें इसे समझ सकते हैं निर्वाह, निर्वाह करना यानी अपना जीवन चलाना, तो वो होता है निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक, वाणिज्य यानी व्यापार करना, तो व्यापार के को ध्यान में रखकर जो कृषि की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसे समझते हैं एक बार। निर्वाह कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें हम मशीनों आदि का उपयोग कम करते हैं। इसमें परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कृषि को किया जाता है। और इसी के साथ हम इसके दो भाग को भी पढ़ेंगे जिसमें है गहन निर्वाह कृषि। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, क्योंकि हमारे पास शब्द है गहन। और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु व उर्वर मृदा खेत में यह कृषि की जाती है। चावल इसकी एक मुख्य फसल है, तो गहन कृषि का एक उदाहरण है चावल की खेती। आगे हम पढ़ेंगे आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? इसके दो भाग हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि को के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। इसमें से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जैसे उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, ब्राजील में इसे कहते हैं रोका और लदांग में इसे लदांग ही कहा जाता है। तो आपको ये कुछ नाम बहुत ज़रूरी हैं, ये याद रखने हैं। कर्तन व दहन कृषि भी स्थानांतरित कृषि को ही कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि कर्तन व दहन कृषि क्या है। यानी कि एक जगह पर रहकर किसान उसकी जो भूमि पर पेड़ पौधे या जो भी उगा होता है उसे कर्तन, उसे काट कर फिर उसको उसी खेत में जला दिया जाता है, ताकि वो जो राख है वो मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरा को बढ़ाते हैं। तो इसे कहा जाता है कर्तन व दहन कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि इसे कहते हैं।
अब हम बात करते हैं जलवासी पशुचारण की। सहारा के अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया व भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में यह खेती प्रचलित है, जिसे जलवासी पशुचारण कहा जाता है। अब बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। कि अगर आप पशु पाल रहे हैं या फसलें उगा रहे हैं तो उसका उपयोग किया जाता है व्यापार में, यानी कि विक्रय करना, बेचने के लिए। अब हम इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें हमें भूमि के छोटे टुकड़े पर नहीं बल्कि बहुत बड़े टुकड़े पर खेती करनी होती है, और जिसपे हमें अधिक पूंजी और उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की। गेहूं व मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं जो वाणिज्यिक अनाज कृषि में आती हैं। इसमें एक ही फसल उगाई जाती है। यह कहाँ पर की जाती है? उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज और कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये उगाई जाती है। अब दूसरा है हमारे पास मिश्रित कृषि। ये वाणिज्यिक कृषि के ही भाग है। मिश्रित कृषि क्या है? यह भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व दक्षिण अमेरिका में प्रचलित है। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि की। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला व कपास की एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि एक बार में एक ही फसल उगाई जाती है। चाय, कहवा, काजू, रबड़ व केला व कपास एक जगह से दूसरी जगह पर विक्रय किए जाते हैं और ये वाणिज्यिक फसल है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। वृहत यानी बड़े पैमाने पर, श्रम यानी लेबर, और पूंजी पैसा, कैपिटल, नई नई मशीनें, नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट में वो है रोपण कृषि गन्ने की खेती किसके अंतर्गत आती है? गन्ने की खेती आती है रोपण कृषि के अंतर्गत। तो इसी तरह से हम सीटेट और एचटेट की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम फिलहाल 6th और 7th की बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। भूगोल की बुक्स को अब हम कर रहे हैं 8th क्लास की बुक भूगोल की, और इसके समाप्त होने के बाद 6th क्लास की इतिहास या फिर राजनीतिक विज्ञान को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे और साथ में करेंगे अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है और हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हमें पढ़नी है। और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको EVS के कुछ सेक्शंस भी मिलेंगे जो आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए आवश्यक होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे जो वीडियोस बनाऊं वो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।